हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हमारी खबरें हैं एक वीक की हैं। 3 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में जो भी हमारी महत्वपूर्ण खबरें हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, हम उनको कवर करेंगे। ठीक है। और लेकिन खबरों को बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू का जो हमारे जितने भी पेड बैचेज हैं उन पर डिस्काउंट स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सभी बैचेज पर 79% का ऑफ चल रहा है। तो हमारे से कोई भी बैच आप ले सकते हैं। कैसे मिलेगा? तो आप कूपन कोड जो आपको यूज़ करना है, कूपन कोड आपको जो यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए, वो ये है योगी लाइव। आप इस कोड को लगा सकते हैं और हमारे बैचेस पर डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है। तो चलो भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है जन औषधि केंद्र खोले गए। आपको पता है जन औषधि केंद्र क्यों खोले गए? जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ होने लगभग हो गई है। और अब जब 140 करोड़ हैं तो बीमारियां भी होंगी, लोग बीमार भी होंगे। तो उन लोगों को सस्ती दवाइयां देने के लिए जेनरिक दवाइयां जिनको बोलते हैं, तो जेनरिक दवाइयां आपको कहाँ से मिलती हैं? जन औषधि केंद्र से। ये जेनरिक दवाइयां सस्ती होती हैं और इफ़िशियंट भी होती हैं, उतना ही इफ़ेक्ट करती हैं जितना हमारी जो ओरिजिनल दवाइयां होती हैं। तो जेनरिक दवाइयों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले। तो अभी एक आपके दिमाग में आया कि 2026 तक भारत में टोटल कितने जन औषधि केंद्र हैं? लगभग 20,149। और 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र होने की बात की गई है? 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की बात की गई है। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि हेल्थ सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो आप लिख सकते हो जन औषधि केंद्र खोले गए। तो ये जन औषधि केंद्र कितने हो जाएंगे 2027 तक? तो आप देखो 25,000। और जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, जो 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 जेनरिक दवाइयां हैं जो जन औषधि केंद्र पर मिलती हैं, वो 50 से 80% लोअर होती है देन ब्रांडेड मेडिसिन्स। जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होती हैं उनसे 50 से 80% लोअर कॉस्ट पर मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बोलोगे कि सर ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था जन औषधि अभियान के नाम से। लेकिन 2015 में इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया और तब से ये इस नाम से चल रही है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब आपके दिमाग में आया कि सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज हम डेटा निकालें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र हैं। कितने हैं भाई? 4,226 जन औषधि केंद्र हैं। केरल में आप देखोगे 1,833 हैं। फिर इसके बाद कर्नाटक है 1,720 हैं, तमिलनाडु है 1,631 हैं, बिहार है 1,304 और वेस्ट बंगाल है 1,014। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी का जो जन औषधि केंद्र है, तो यूपी में जो भाई साहब जन औषधि केंद्र हैं वो कितने हैं? 4,226 जन औषधि केंद्र हैं। ठीक है जी। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि इंडिया ने होस्ट किया है ब्रिक्स की मीटिंग। ब्रिक्स मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स। समझ गया? जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की जो मीटिंग है, कि हम सांख्यिकी की जो मीटिंग है, वो ब्रिक्स की सांख्यिकी मीटिंग कहाँ हुई है ये पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। समझ गए? और इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। आप देखोगे लगभग ब्रिक्स में जो 11 देश हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। और थीम रखी गई थी क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज ए ड्राइवर ऑफ चेंज। समझ गए? ये इसकी थीम रखी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि ब्रिक्स की सांख्यिकी मीटिंग कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। ऐसे ही ब्रिक्स की अलग अलग मीटिंग हुई है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे ब्रिक्स की अलग अलग मीटिंग हुई है। तो देखो ये ब्रिक्स 2026 जो है, पहले इसके बारे में देखते हैं। ब्रिक्स 2026 जो है वो कहाँ पर हो रहा है? 18वां है। ये 18वां है और ये कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। और ब्रिक्स की बहुत सी मीटिंग है, जैसे ब्रिक्स एनर्जी मीटिंग कहाँ हुई है? तो ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो गुरुग्राम में हुआ था ब्रिक्स एनर्जी मीटिंग। समझ गए? ब्रिक्स कल्चरल मीटिंग कहाँ हुआ था? ब्रिक्स कल्चरल मीटिंग आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स कल्चरल मीटिंग आप देखोगे ये वाराणसी में हुआ है। समझ गए? वाराणसी में हुआ है।
ऐसी ब्रिक्स एंटी ड्रग मीटिंग कहाँ पर हुआ था? एंटी ड्रग मीटिंग जो हुआ था गुवाहाटी में हुआ है, समझ गए, गुवाहाटी में हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ऐसी एंटी करप्शन जो ब्रिक्स की मीटिंग है, एंटी करप्शन कहाँ पर हुआ है, समझ गए, तो ये एंटी करप्शन हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, ये भी आप याद रखोगे, समझ गए। ट्रेड यूनियन की जो मीटिंग हुई है, ट्रेड यूनियन की ब्रिक्स ट्रेड यूनियन मीटिंग कहाँ पर हुआ है? ये भी हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में हुआ है, समझ गए। ऐसी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए कहाँ पर हुआ है? ट्रांसपोर्ट की जो मीटिंग हुई है ट्रांसपोर्ट, वो भाई साहब नागपुर में हुई है, नागपुर में। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही आप देखो ब्रिक्स वीमेन एम्पावरमेंट की जो मीटिंग थी वो भाई साहब कोची में हुआ है, कोची। तो ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। हमने आपको अलग अलग जो मीटिंग्स हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं, तो ब्रिक्स की ये मीटिंग पता चल गई। आगे चलते हैं, रीनेमिंग ऑफ भदोई डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश ने क्या किया? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम भदोई है। भदोई का नाम भाई साहब देखो, भदोई को पहले वाराणसी से काट के भाई साहब अलग बनाया गया था 1994 में, वाराणसी से अलग कर दिया गया था। 2008 में इसका नाम संत रविदास नगर रखा गया था। 2012 में पुनः भदोई कर दिया, फिर 2014 में फिर से संत रविदास नगर कर दिया। फिर आप देखो ऑफिशियली आप इसको संत रविदास नगर बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भदोई का नाम बताओ क्या किया गया है? तो भदोई का जो नाम किया गया है चेंज, वो क्या किया गया है? संत रविदास नगर किया गया है। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी भाई साहब सप्लीमेंट्री बजट निकाला, तो बताओ कितना निकाला है? तो 2026-27 के लिए सप्लीमेंट्री बजट निकाला है 59,019 करोड़ के आसपास। तो आप बोलोगे सर ये सप्लीमेंट्री बजट होता क्या? जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हो और आपके घर वालों ने बोला कि हम 1 जनवरी से लेके 31 मतलब 30 या 31 दिसंबर तक आपको भाई साहब 10,000 रुपये देंगे, मतलब जो भी है 10,000 रुपये में आपको खर्चा चलाना है, जो भी है आप हर मंथ में 800-900 रुपये खर्च करेंगे, ऐसे बोला गया है। लेकिन आपने क्या किया? मान लेते हैं कि 10,000 रुपये 6 महीने में ही ख़त्म कर दिए और अब भाई साहब परेशान हो, तो आप अपने घर कॉल करोगे कि पापा हमारे पैसा तो ख़त्म हो गया, भेज दो। आपके पापा बोलेंगे कि हमने बजट तो इस साल का भाई साहब 10,000 रुपये दिया था, तुमने सब पैसा खर्च कर दिए। आप बोलोगे पापा हमें सप्लीमेंट्री बजट दे दो, मतलब क्या करें, खर्च हो गया बुक्स खरीदने में, रहने में, खाने में, तो वो कुछ और पैसा देंगे, वो आपका सप्लीमेंट्री बजट होगा। ऐसे क्या है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार बजट निकालती है तो वो अलग अलग स्कीम में इम्प्लीमेंट करती है, तो कभी कभी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो फिर हमको भाई साहब विधानसभा में एक बातें करनी होती है, डिस्कशन होता है, बजट सप्लीमेंट्री बजट निकाला जाता है। तो इस बार सप्लीमेंट्री बजट का नंबर आपको याद रखना है, 59,019 करोड़ के आसपास निकाला गया है, समझ गया? ये पॉइंट आप लिख लोगे, समझ गया? तो अनुपूरक बजट क्या होता है? अनुपूरक बजट या जिसको सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं, तो अतिरिक्त वित्तीय बजट है जो सरकार वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्य बजट के अलावा पेश करती है। सरल शब्दों में, जब मुख्य बजट में पैसा कम पड़ जाता है, किसी नए और जरूरी काम के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है, तब सरकार संसद या विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में केंद्र सरकार के लिए भाई साहब अनुपूरक बजट की जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 205 में भाई साहब राज्य सरकार के लिए अनुपूरक बजट का प्रावधान दिया गया है। तो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि केंद्र सरकार के लिए अनुपूरक बजट बताओ, उसका प्रावधान कहाँ पर है? तो आर्टिकल 115 में। और स्टेट के लिए कहाँ पर प्रावधान है भाई साहब? स्टेट के लिए हम बात करें तो उसके लिए जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, वो आर्टिकल 205 में है। ठीक है जी। अब देखो मेजर सेक्टर कौन कौन से हैं जहां पर ये बजट निकला है। तो भारी और मध्यम उद्योग के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, ग्रामीण विकास के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, ऊर्जा सेक्टर में इतना करेंगे, चिकित्सा में इतना करेंगे, समाज कल्याण के लिए इतना पैसा है, महिला कल्याण के लिए 1,094 करोड़ के आसपास है, पीडब्ल्यूडी के लिए 700 करोड़ के आसपास है। ये नंबर आपको दिख रहा है, ये आप देख लेना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए जो सप्लीमेंट्री बजट आया है वो सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप देख लोगे। अब आगे चलते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे को मेरठ से हरिद्वार तक, गंगा एक्सप्रेस के विस्तार के लिए बात की जा रही है कि हम मेरठ से हरिद्वार तक ले जाएंगे, तो इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट 5,780 करोड़ रुपए भी रखा है, समझ गए? तो ये भी आप लिख सकते हो। गंगा एक्सप्रेस को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक विंध्य एक्सप्रेस से जोड़ने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत खर्च किया जाएगा। अगली स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, वीमेन,
जो महिला है, जो ऐसी महिला जिसकी 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो गई है, तो वो यूपी में किसी सरकारी बस में यात्रा करेंगे तो उन पर कोई रुपया नहीं लगेगा, सरकार उनका खर्चा उठाएगी। तो मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को यूपीएसआरटीसी पर कोई यात्रा करता है तो निःशुल्क यात्रा की जाएगी। तो इसके लिए बजट कितना रखा है, 100 करोड़ रुपए सरकार इसके लिए बजट खर्च करेगी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट बाय डिस्ट्रिक्ट डेयरी कॉन्क्लेव। तो डेयरी कॉन्क्लेव करने की बात की है, दुग्ध कॉन्क्लेव हम हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम क्या करेंगे, आपको पता है, कुछ बातें आपको बताते कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है वो भारत कर रहा है। 20 से 25% जो मिल्क है पूरे विश्व का जो प्रोडक्शन हो रहा है भारत कर रहा है। भारत में कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, तो भाई साहब उत्तर प्रदेश है। लगभग 15.6% का मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। पहले नंबर पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। और आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश का जो मिल्क डिपार्टमेंट है उसको 50 साल होने जा रहे हैं। 5 अगस्त को 50 साल हो गए। तो 50 साल हो गए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब जागरूकता बढ़ाने के लिए दुग्ध कॉन्क्लेव करेंगे, मिल्क कॉन्क्लेव करेंगे, डेयरी कॉन्क्लेव करेंगे। डेयरी कॉन्क्लेव क्या होगा, इससे जागरूकता बढ़ेगी कि हमारे किसान कैसे डेयरी के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, नवाचार ला सकते हैं, नई नई तकनीकी का यूज कर सकते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का बढ़े और किसानों की इनकम बढ़े। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डेयरी कॉन्क्लेव किया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो दुग्ध कॉन्क्लेव एक जिला स्तरीय संवाद है जो जागरूकता बढ़ाएगी, जिसमें किसानों, पशुपालकों, सहकारी समितियों, दुग्ध उद्यमियों, विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों की भागीदारी होगी। उद्देश्य इसकी यह है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, पशुपालकों को आधुनिक तकनीकी बतानी है, दुग्ध उत्पादकता बढ़ानी है, सरकारी योजनाओं उनको बतानी है, जन भागीदारी बढ़ाना है, ये लिख सकते हो। तो मॉडर्न डेयरी मैनेजमेंट को बढ़ाना है, नंद बाबा मिल्क मिशन को बढ़ाना है, मिल्क पॉलिसी के बारे में बताना है, फॉडर मैनेजमेंट कैसे बेहतर किया जाए, डिसीज जो है, लाइव स्टॉक डिसीजेज जो है, बीमारियां हैं, उनको कैसे रोके जाए। तो इन सब चीजों को, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का जो टारगेट है वो ये है कि भाई साहब हमको भाई साहब डेयरी सेक्टर को बहुत आगे लेके जाना है। और उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम कैसे अचीव करें, उसके लिए काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो भाई अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने डेयरी कॉन्क्लेव, अब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ किस राज्य सरकार ने डेयरी कॉन्क्लेव स्टार्ट किया है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि उत्तर प्रदेश ने बाघ मित्र इनिशिएटिव लिया है। तो बाघ मित्र क्या है, मतलब एक तरीके से टाइगर का फ्रेंड। तो बाघ मित्र इनिशिएटिव यह है कि हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ाया जाए, बचाया जाए, लोगों को अवेयरनेस किया जाए। तो बाघ मित्र जो इनिशिएटिव है 2019 में लॉन्च किया गया था पीलीभीत में, समझ गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिससे मानव और वन्य जीव के बीच में जो संघर्ष है उसको कम किया जाए और टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए, समझ गए। और इस इनिशिएटिव के तहत ये भी है कि जो विलेजर्स हैं जो 5 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं, समझ गया, उनको बाघ मित्र भाई साहब सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे हमें बाघ को बचाना है, कैसे हमें मैनेज करना है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जाए। तो बाघ मित्र जो इनिशिएटिव है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी आप देखोगे कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ था, उसके तहत आप देखोगे उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर हैं, 205 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर हैं भाई, 205 टाइगर्स हैं उत्तर प्रदेश में। जो आपने देखा हो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व भी हैं, आपको याद है उत्तर प्रदेश में कितने रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो 4 टाइगर जो रिजर्व्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो भाई साहब दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा है, समझ गए, दुधवा है। दूसरा क्या है, दूसरा भाई साहब पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ का आपने नाम सुना होगा, अमनगढ़ बिजनौर में है। चौथा भाई साहब रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो आप देखोगे कि बाघ मित्रा का क्या है कि बाघ मित्रा को ट्रेनिंग पाए हुए बाघ मित्र जंगल के बाहर बाघों या दूसरे जंगली जानवरों को होने की जानकारी तुरंत वन विभाग को देते हैं। इससे वन अधिकारियों को समय पर जानकारी मिल जाती है, समझ गए। ये बाघ मित्रा का एक उद्देश्य है। एक बाघ मित्र ऐप भी बनाया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2023 में पीलीभीत में बाघ मित्र ऐप भी लॉन्च किया था।
स्थानीय समुदाय और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाना है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बढ़ाना है, जिससे कोई मानव और वन्य जीव संघर्ष ना हो। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से लिख लोगे। तो बाघ मित्र इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार का है, जिससे हमारे वन्य जीव और मानव संघर्ष को कम किया जाए और हमारी टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। अब आगे चलते हैं, ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर काउ वेस्ट प्रोडक्ट। तो काउ वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे, तो काउ वेस्ट प्रोडक्ट को भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाना चाह रही। तो आप देखोगे कि मशरूम उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, समझ गए। मशरूम उत्पादन जो पूरे देश का है वो 13% आप देख रहे हो, 13% भाई साहब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 51,000 मीट्रिक टन हमने मशरूम पैदा किया है। तो आप ये लिख सकते हैं, सरकार के अनुसार ये उपलब्धि आधुनिक तकनीकी, किसानों की भागीदारी, सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन से संभव हुई है। ये लिख सकते हो। सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर MIDH को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे 40 से 50 तक का सब्सिडी दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि हम काउ वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, जैसे मशरूम की भी खेती जो करते हो ना, वो भी उसके लिए गोबर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सा हम गोबर उसका या ऑर्गेनिक खाद बना के हम कर सकते हैं। और काउ वेस्ट प्रोडक्ट बहुत से बन सकते हैं, समझ गए। जैसे आपने देखा उपले बन गए, या आपने देखा खाद बन गई, ऑर्गेनिक खाद बन गई, वो सब बातें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है। और देखोगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी महिलाओं के लिए बढ़ रहा है, कि मशरूम की जब हम खेती करेंगे तो अलग अलग रीजन में मशरूम भी हम कर रहे हैं। जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, जौनपुर हो गया, हरदोई हो गया, बस्ती हो गया, ये रीजन में हमने मशरूम की खेती भी बढ़ाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुरभि रिसर्च इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। तो ये सुरभि रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? तो वाराणसी में एक समाज सेवी हैं सूर्यकांत जालान। कौन है भाई? समाज सेवी सूर्यकांत जालान द्वारा एक सुरभि रिसर्च इंस्टीट्यूट गौ सेवा और आजीविका के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर और दिल्ली में इसकी गौशालाओं में 28,000 से अधिक मवेशियों को देखभाल की जा रही है। तो ये आप सूर्यकांत जालान जी का सुरभि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और यह संस्थान गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और दवाएं तैयार करता है, जिससे 1,000 से अधिक स्थानीय लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सूर्यकांत जालान जी की ये सुरभि इंस्टीट्यूट पूछी जा सकती है कि सुरभि रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाराणसी में। और ये गायों के मैनेज करती हैं, गायों के गोबर से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और लोगों को इससे जॉब मिलती है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, आप इनको अच्छे से आप देख लोगे। और मैं बस आपको ये बताना चाहते हैं, 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक के बीच में हमारा 79% का हमारे कोर्सेज पर ऑफर मिल रहा है। आरंभ बैच जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। अभ्युदय बैच आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, प्योर हिंदी मीडियम। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, ये आपको 1299 रुपए में मिल रही है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? 79% इसका। आपको कोड लगा लेना है योगी लैब। आप कोड लगा लीजिए योगी लैब, आप कोड लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टडी IQ पर कोई भी बैच खरीदो, आपको ये कोड लगाना है योगी लैब। योगी लैब कोड लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ऐसे ही देखोगे, आलेखन बैच भी लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स बैच लेना चाहते हैं, ARO फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, BO का बैच लेना चाहते हैं, सभी बैचेस पर 79% का ऑफ चल रहा है। 11 अगस्त से लेके कब तक चलेगा भाई साहब? 15 अगस्त तक। तो आप हमारे कूपन कोड को यूज करके ये बैच खरीद सकते हैं। ठीक है। और हमारी कुछ मैराथन्स होंगी, जैसे आप देखोगे यूपीपीसीएस स्टडी IQ चैनल पर हिंदी की मैराथन 10 बजे है, इंडियन पॉलिटी की 12 अगस्त को है 12 बजे, और इंडियन इकोनॉमी की 13 अगस्त को है 1 बजे, और हमारी आप देखोगे 14 अगस्त को है सुबह 8 बजे, और सुमित सर की है भाई साहब 15 अगस्त को भाई साहब 12 बजे। तो ये मैराथन्स भी हमारी देख सकते हो, अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस क्लास की PDF आपको यहाँ मिलेगी, PDF यहाँ मिलेगी। और कोई बैच से रिलेटेड आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कहाँ पर? @IIT BHU 13065078 पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये लिंक्डइन है, आप यहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग करते हैं तो आप मुझे वहाँ भेजिए, तो वहाँ पर लोग आंसर राइटिंग करते हैं और भेजते हैं। हमारा UPPCS स्टडी IQ का ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और ये आपको जो अभी डिस्काउंट चल रहा है 79% का ऑफ चल रहा है, ये कोड आप लगाओगे तो 79% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।